हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बी वर्ब्स और इट तथा देर का प्रयोग बताऊंगा। ये बहुत सी छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी सही जानकारी के बिना या सही जानकारी के अभाव में आपसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बी वर्ब्स को समझते हैं। जब हम बी वर्ब्स का अध्ययन करते हैं तो बी वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं। तो जो ये बी वर्ब्स होता है, बी वर्ब्स के अंतर्गत हम इज, एम, आर, वाज, वर, इनका हम अध्ययन करते हैं। ओके, यानी बी वर्ब्स स्टैंड्स फॉर इज, एम, आर और वाज, वर। तो इज, एम, आर आप ये जानते हैं कि टेंस पढ़ते होंगे, इन सब की प्रत्येक की मीनिंग आपको पता है कि इज माने क्या होता है, एम, आर का मतलब क्या होता है, वाज, वर का मतलब क्या होता है। तो ये भी जानते हैं कि जो इज, एम, आर है ये प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हम करते हैं और वाज, वर का हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ओके, तो टेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में इसका यूज हम करते हैं। अब आइए हम अध्ययन करेंगे बी वर्ब्स का फंक्शन। बी वर्ब्स का कार्य क्या होता है। तो देखिए, बी वर्ब्स का कार्य दो तरह का होता है। एक तो ये खुद मुख्य क्रिया होती है एक प्रकार से, ओके, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है। चाहे आप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ रहे हों या ट्रांसलेशन पढ़ रहे हों, या आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिना मेन वर्ब्स के सेंटेंस बन नहीं पाता है। और दूसरा है, बी वर्ब्स का कार्य आपका होता है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसको एसपीवी या आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, तो जब हम स्टडी करेंगे तो बी वर्ब्स को देखेंगे कि बी वर्ब्स कौन सा कार्य करता है। तो जब बी वर्ब्स को ऑक्सिलरी के रूप में कार्य करता है, यानी सहायक क्रिया के रूप में जब कार्य करता है, तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसके विषय में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की जानकारी देते समय बताया था और इससे संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बी वर्ब्स का प्रयोग विदाउट मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कब करती है बी वर्ब्स। जब हेल्पिंग वर्ब का कार्य तब करती है जब इसके साथ मेन वर्ब हो, यानी जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा और तब मेन वर्ब के हेल्प के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, सपोज करिए आई राइट हियर ए सेंटेंस, रामू इज ए फार्मर। रामू एक किसान है। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें भी बी वर्ब इज आया हुआ है। अब यहाँ आपको देखना है ये इज जो आया है ये बी वर्ब है और ये बी वर्ब वाक्य में क्या कार्य करता है। तो बेशक वर्ब जो इज है ये वाक्य में वर्ब का कार्य करता है, लेकिन इसे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के साथ यूज की जाती हैं। तब फिर ये इज क्या है? तो अगर इसको हम मुख्य वर्ब, मेन वर्ब मान लें तो भी सही है, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है वो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर होता है और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो वाज, वर होता है और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है। ये याद नोट करने की चीज़ है कि बी वर्ब्स के भी अन्य वर्ब्स की तरह चार फॉर्म होते हैं। तो इसको अगर हम मेन वर्ब भी कह लें या मान लें तब भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक विशेष प्रकार की जानकारी देना चाहूँगा कि ये बी वर्ब्स वाक्य में क्या कार्य करता है, विशेषकर उन वाक्यों में जिसमें मेन वर्ब ना हो।
तो यहाँ पर आप देखें कि जो बी वर्ब है यह रामू सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए इज आया है। तो ये इज क्या करता है, रामू और फार्मर को कनेक्ट करता है, को जोड़ता है। यानी रामू इज ए फार्मर, रामू एक किसान है। तो यहाँ रामू आपका नाउन है, यू कैन से नाउन, और आप इसे एक सब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन जब हम फार्मर की बात आते हैं, ये फार्मर इस सेंटेंस में क्या है, तो इसलिए फार्मर क्या आपके पास दो आंसर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आप कह देंगे ऑब्जेक्ट है, और दूसरा आप कह देंगे कॉम्प्लीमेंट है, यही आप कह सकेंगे। और आप अगर कंफर्म मालूम है तो आप कंफर्म आंसर देंगे, और अगर कंफर्म आंसर नहीं मालूम है तो आप गलत आंसर देंगे। तो आप सोच करके बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रामू इज ए फार्मर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। आपको मैं यहाँ एक हिंट देता हूँ कि जब वाक्य में कोई शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। ओके, किंतु यदि कोई वर्ड वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो उसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक, तो इस सेंटेंस को आप देखिए कि क्या रामू इज ए फार्मर ये सेंटेंस पैसिव में बन सकता है, तो उत्तर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इस वाक्य में ये फार्मर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा करता है। तो ये वाक्य का पूरक है। ओके, तो यहाँ पर आप रामू को जान गए कि सब्जेक्ट है, नाउन है। फार्मर आप समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट है। तब फिर ये बी इज क्या है, इज भी आप कह लेंगे कि ये बी वर्ब्स है। तो बी वर्ब का यहाँ फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, लिंक करना है। इट लिंक्स किसको, सब्जेक्ट यू कैन से, या नाउन और कॉम्प्लीमेंट, नाउन और कॉम्प्लीमेंट यानी संज्ञा और पूरक को ये बी वर्ब जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जब बी वर्ब्स किसी नाउन को, यानी बी वर्ब किसी नाउन और प्लस यानी नाउन और कॉम्प्लीमेंट, नाउन और कॉम्प्लीमेंट को जब जोड़ता है बी वर्ब, तब यह बी वर्ब कहलाता है लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। तो इस चैप्टर में हम बी वर्ब्स का लिंकिंग वर्ब्स के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो वह सभी क्रियाएं, विशेषकर बी वर्ब्स की वह सभी क्रियाएं जो बिना मुख्य क्रिया के होती हैं और वाक्य में नाउन और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती हैं, जोड़ती हैं, उन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, आगे हम अध्ययन करेंगे इसके विषय में कि इस तरह के सेंटेंस अगर मान लो हमको ट्रांसलेट करना है जो लिंकिंग वर्ब से संबंधित हैं, तो हम उसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसके संबंध में मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस लिखूंगा और आप उसका ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके बाद मैं आपको ईट और देयर का प्रयोग बताऊंगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, बी वर्ब्स के प्रयोग से संबंधित मैंने कुछ सेंटेंसेस इस पर लिखा है और इन सेंटेंसेस का आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है या आपको खुद करना है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रयोग जो आज मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है ईट तथा देयर का प्रयोग। ओके, ईट और देयर का प्रयोग, इसका प्रयोग पढ़ने से पहले हम लोग ईट और देयर को समझ लेते हैं। तो ये समझ लें पहले कि ईट जो है ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, एक तो ये प्रोनाउन होता है और जो किसी बेजानदार किसी वस्तु
के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या नॉन लिविंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इट आप ये ध्यान रखें कि इट ये सदैव सिंगुलर होता है और इसके साथ में सदैव सिंगुलर वर्ब भी आती है। ये खुद सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये आप माइंड में रखें। और इट को हम एक प्रकार से डमी सब्जेक्ट कहते हैं। डमी सब्जेक्ट आप समझते हैं, डमी सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये रहा इट के विषय में कि इट क्या डिनोट करता है, इट की क्या विशेषता होती है। अब हम आते हैं इट के प्रयोग पर। इसी तरह आइए दियर का भी प्रयोग हम समझ लेते हैं, या दियर को समझ लें क्या है दियर। ओके, तो बच्चों दियर का भी दो तरह का अर्थ होता है। एक तो दियर का अर्थ होता है वहाँ, जो एक एडवर्ब के रूप में ये कार्य करता है, ठीक। दियर का अर्थ एक एडवर्ब के रूप में होता है। और एक दियर ऐसा वैसा शब्द है जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में इसका हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में इस जो है प्रयोग इसका होता है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक। यानी इसका कोई अर्थ ऐसे वाक्य में नहीं होता। यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उसमें इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दियर मतलब वहाँ अगर इसका अर्थ निकालते हैं तब यह एडवर्ब होता है, लेकिन जब दियर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तब दियर का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। आज हम इट और दियर का सब्जेक्ट के रूप में ही अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इट और दियर का प्रयोग, जैसे इट और दियर, इट और दियर इन दोनों का प्रयोग ऐसे ही वाक्यों में करते हैं जिसमें कर्ता उपलब्ध नहीं होता है, कर्ता सुलभ नहीं होता है, ऐसे ही वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, जब आप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़े होंगे तब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए, प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए। ओके, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर दिन है या दिन का नाम है, ओके, या आप हिंदी अंग्रेजी में आप समझ लें कि अगर मान लीजिए मंडे एक दिन का नाम है या संडे है, आपको बताना है कि आज सोमवार है, तो इट इज़ मंडे टुडे, इट सब्जेक्ट का रूप में प्रयोग करेंगे। इस समय मान लो 4 o'clock है, 4 बजा है, यानी बजे बताने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। सपोज कर लीजिए कि इस समय रेनी सीजन चल रहा है, तो अगर किसी सीजन का उल्लेख करना है, सीजन को बताना है, तो ऐसे सेंटेंस में आप इट का प्रयोग करेंगे। वेदर का मतलब मौसम होता है जो रोज़ घटता बढ़ता रहता है, वेदर के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई डिस्टेंस दूरी आपको बताना है, जैसे तो आप डिस्टेंस अगर बताना है कि बलरामपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो बलरामपुर इज़ आप ये लगा देंगे कि इट इज़ 40 km बलरामपुर। तो जहाँ अगर आपको डिस्टेंस दूरी बताना है तहाँ पर इसका आप प्रयोग कर देंगे। अगर आप इवनिंग हुआ, ठीक, इवनिंग, नून, दोपहर और मॉर्निंग, इन सभी चीज़ों का आप उल्लेख करते हैं, तब आप ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ मंडे, इट इज़ रेनी सीजन, it is not a good weather today, it is still 10 km to walk, it is Thursday today, या इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ नून या मॉर्निंग टाइम, इन सभी चीज़ों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और विशेष करके पैसिव वॉइस में भी जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है तब ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे मान लो ये कहा जाए
कहा जाता है कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक, तो क्या करेंगे, कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है, सब्जेक्ट मालूम नहीं है बेटा, तब वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, इट इज सेड। ओके, तो आई होप आपको इट का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि दिन, महीना, मौसम, तूफान, ऋतु, इनका उल्लेख करना हो, समय का बताना हो, तब आप इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। अब हम आगे आते हैं, देयर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, देयर का प्रयोग किस तरह के वाक्य में किया जाएगा, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। आप जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है बी वर्ब से संबंधित, इसका आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। ओके, और मैं आपको देयर का प्रयोग बताता हूँ। ओके, तो देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, देयर का भी प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। बहुत छोटे छोटे ट्रांसलेशन होते हैं, आप उस ट्रांसलेशन को नहीं कर पाते। जैसे सपोज करिए एक ट्रांसलेशन आपको करना है, एक अंडा है, ठीक, या एक राजा था। तो अगर इस तरह के ट्रांसलेशन करना हो वाक्य का, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसमें किसके विषय में बात की जाती है यह मालूम नहीं, किसके विषय में बात हो रही है ये चीज़ मालूम नहीं है। अगर ये कहा जाता कि राजा बहुत निर्दयी था, तब ये निश्चित हो जाता कि राजा के विषय में बात की जाती है, और क्या बात की जाती है, निर्दयी था, तब वहाँ आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग कर लेते। लेकिन यहाँ ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट मालूम नहीं है। ओके, जैसे एक अंडा है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम उस अंडे की कोई डिस्क्रिप्शन करें कि अंडा लाल, पीला, गोरा था या सफ़ेद था, तब तो अंडा सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। लेकिन अंडे के विषय में ये यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, यानी ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट दिया नहीं है। तो आप एक तक विशेष कर ये ध्यान दें कि जब वाक्य में है, हैं, हूँ और था, थी, थे, था, थी, थे, है, हैं और हूँ, इनके ठीक पहले कोई नाउन दिया हो। क्या दिया हो, कोई नाउन दिया हो। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आप बी वर्ब यूज कर लीजिएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल बी वर्ब यूज कर लीजिएगा। यानी अगर इस तरह का वाक्य है जिसमें वाक्य में है, हैं, हूँ या था, थी, थे या गा, गिगे के ठीक पहले कोई नाउन आया है, कोई वर्ब नहीं आई है, और ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, अगर वाक्य में नहीं दिया है, और इससे दिन, महीना, मौसम, सीजन, सुबह शाम या कोई घटना का उल्लेख या कोई प्राकृतिक घटना, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल फेनोमेना, अगर कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं व्यक्त होती है तो आप ऐसे सेंटेंस का डियर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लें और आपका वाक्य सही हो जाएगा। और ऐसे भी वाक्य में डियर का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। तो यदि हम एक अंडा है या एक राजा था का ट्रांसलेट अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देयर इज एन एग। ओके, आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। और इसी तरह आपका दूसरा अगर बनाना चाहेंगे, एक राजा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर वाज अ किंग। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ऐसी स्थिति में ये किंग भी कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है और ये बी वर्ब का कार्य करता है, और वाक्य में डियर जो आया है ये इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर इसका अर्थ होता तो इसको हम इस तरह सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। ये डमी सब्जेक्ट है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनमें इन्हीं डमी सब्जेक्ट्स इट और देयर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ 2-4 सेंटेंस लिख कर देता हूँ और आप उसका ट्रांसलेट करेंगे और तब आप बेहतर इसको समझ सकेंगे।
तो हम लोग इट और डियर का प्रयोग पढ़ लिए। इट की मीनिंग, इट की क्या विशेषता होती है, इसी तरह देयर की मीनिंग और देयर का क्या प्रयोग है, कब ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी जब इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता तब यह बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। इट का प्रयोग हम दिन, महीना, मौसम, ऋतु, दूरी, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात इत्यादि बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और इससे अलग हट करके देयर का प्रयोग करते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, था, थी, थे के ठीक पहले कोई नाउन होता है और उनसे कोई दिन, समय में, मौसम, महीना नहीं व्यक्त होता, ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इट और देयर के प्रयोग से संबंधित वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों का आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। जैसे बाहर बहुत अंधेरा है, इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, आज अत्यधिक गर्मी है, रविवार का दिन था, सभी बच्चे मैदान में थे। यहाँ तक तो आप इट का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ तक इट प्रयोग करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ कभी कभी मार्च में भी बर्फ़ पड़ती है तो आप करेंगे कि इट, यानी इट समटाइम्स स्नो फॉल्स हियर इन मार्च। आप यहाँ तक आप इट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई प्राकृतिक घटना होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और मार्च में 31 दिन होते हैं से संबंधित 4 जो सेंटेंस है इसमें आप देयर का प्रयोग करेंगे। ओके, और करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आई होप आपको बी वर्ब्स का प्रयोग, कि बी वर्ब्स कब लिंकिंग वर्ब्स का कार्य करता है, ओके, और देयर का और इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में वाक्यों में कैसे किया जाता है, इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी दे दी गई है। साथ ही एक्सरसाइज भी दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।